नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, देखने में भले ही आरएसएस और एआईएमआईएम यानी जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो अलग अलग दिखते हों, सुनाई पड़ने में भले ही मोहन भागवत और असदुद्दीन ओवैसी की बातचीत हमें अलग अलग दिखलाई पड़ती हो, बीजेपी और ओवैसी की पार्टी में फ़र्क नज़र आता हो, लेकिन असल में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक ही तरह की राजनीति करते हैं। एक हिंदू बनाम मुसलमान करता है और एक दूसरा मुसलमान बनाम हिंदू करता है। दोनों की राजनीति इसीलिए हमें अगर थोड़ा सा गहराई में जाकर देखेंगे तो एक ही तरह की नज़र आएगी। और यही वजह है कि 3 दिन पहले ही आरएसएस के प्रमुख भागवत ने हिंदुओं का एक वर्गीकरण के 4 तरह के हिंदू बताए और उसके 3 दिन बाद ओवैसी की पार्टी के एक नेता हैं मध्य प्रदेश के निज़ामी साहब, उन्होंने मुसलमानों का वर्गीकरण कर डाला। उन्होंने मुसलमानों की जो 3 कैटेगरी बना डाली, उनका जिक्र किया। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि ओवैसी की पार्टी के नेता ने कहा क्या है, किस तरह से उन्होंने मुसलमानों की 3 कैटेगरी बनाई है और वो उससे क्या ध्वनित होता है, किस तरह की सोच प्रकट होती है एआईएमआईएम की और ओवैसी की। क्योंकि ये जो कुछ होता है उनकी पार्टी के अंदर, जाहिर है कि ओवैसी के ही विचारों का रिफ्लेक्शन होता है, उसी का प्रदर्शन होता है। तो उन्होंने 3 तरह के मुसलमान बताए। एक जो कांग्रेस से जुड़े मुसलमान हैं, जो जूते चाटते हैं यानी चापलूसी करते हैं, अधीनता करते हैं। दूसरे हैं बीजेपी से जुड़े मुसलमान, जो जूते खाते हैं यानी अपमान सहते हैं और पीटे जाते हैं। तीसरे हैं एआईएमआईएम से जुड़े मुसलमान, जो जूते से मारते हैं यानी प्रतिरोध करते हैं और लड़ते हैं। ये 3 तरह के मुसलमानों का उन्होंने विभाजन किया है। अव्वल तो जिस तरह से उन्होंने जूते शब्द का इस्तेमाल किया है, वो भाषा जो है किसी संवाद की भाषा नहीं है। सार्वजनिक संवाद में जिस तरह की भद्रता रखी जानी चाहिए वो इसमें कहीं नहीं झलकती है। वो मुसलमानों को ही जूतों के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। जूते चाटते हैं, जूते खाते हैं, जूते मारते हैं। ये लफंगों की भाषा है, ये नेताओं की भाषा नहीं है। और ये भाषा आपको बीजेपी के नेताओं में भी मिलेगी। वो भी इसी तरह के हेमंता विश्व शर्मा हों, गिरिराज सिंह हों, तेजस्वी सूर्या हों, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेता हैं। ऐसे बहुत सारे नेता बीजेपी में भी हैं जो इसी तरह की भाषा में बात करते हैं। और यही एक पहचान है दोनों पार्टियों की कि दोनों पार्टियों के अंदर इसी तरह के सोच वाले, विचार वाले नेता हैं। ये दोनों पार्टियों की खूबी भी आप समझ सकते हैं या खामी कह सकते हैं। तो ये 3 तरह के मुसलमान उन्होंने बांटे। इसके पहले जो मैंने जिक्र किया कि मोहन भागवत ने 4 तरह के हिंदू बांटे थे। उन्होंने 4 तरह के हिंदुओं में पहला हिंदू उन्हें कहा था जो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरा जो कहते हैं गर्व की क्या बात है। तीसरे जो कहते हैं धीरे बोलो हिंदू हैं। और चौथे वे जो भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं। तो उन्होंने हिंदुओं को हिंदुत्व की तरफ रुझान ले जाने के लिए, यानी हिंदुओं को एक कट्टर हिंदू बनाने के लिए इस तरह का वर्गीकरण किया। जबकि मैंने अपने एक पिछले वीडियो में कहा था कि ये वर्गीकरण गलत है। हिंदुओं का वर्गीकरण दूसरे तरीके से होना चाहिए। आप मेरा वो पिछला वीडियो देख सकते हैं जो बेहतर बड़े आधार पर सोच करके वर्गीकरण है। हालांकि और भी बेहतर वर्गीकरण हो सकता है, लेकिन मैंने भागवत के ही फार्मूले को लेकर 4 तरह के हिंदुओं का विश्लेषण किया था और बताया था कि दरअसल ये हिंदुओं का इस तरह से बंटवारा घनघोर सांप्रदायिक है और हिंदू मुसलमान की राजनीति से प्रेरित है। लेकिन मैंने जो किया था उसमें ये मैंने बताया था कि किस तरह से एक किस्म के हिंदू होते हैं जो अपर कास्ट मानसिकता के होते हैं, जिनमें मुसलमानों के प्रति घृणा होती है, ईसाइयों के प्रति घृणा होती है, और जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, श्रेष्ठता बोध से भरे होते हैं,
वो दलितों से नफरत करते हैं, वो आदिवासियों से नफरत करते हैं, वो पिछड़ों से नफरत करते हैं और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए हिंदुत्व की राजनीति का साथ देते हैं और खुल्लम खुल्ला बहुत मुखर रहते हैं, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे समाज में हो, चाहे एकेडमिया में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो। दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ग में भी मैंने इसी तरह से उनका बंटवारा किया था। दूसरे वर्ग में वो अवसरवादी हिंदू होते हैं जो अपर कास्ट ही होते हैं, बेसिकली बहुत मुखर नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये जो किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, वो ठीक है और उसका मौन समर्थन करते हैं। तीसरे होते हैं जो इन दोनों की पॉलिटिक्स से ना इत्तेफाकी रखते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं डर के मारे। और चौथे वे होते हैं जो खुल्लम खुल्ला इस सांप्रदायिक राजनीति के विरोध में खड़े होते हैं, लड़ते हैं, मार खाते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते हैं। तो वो कैटेगरी उनकी थी। अब आइए ओवैसी के आदमी जो कैटेगरी बना रहे हैं उनसे वो कैटेगरी तो आपने देख ली कि कैसे वो मुसलमानों को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को ही लज्जित कर रहे हैं। जैसे भागवत ने लज्जित किया कि जो गर्व से नहीं कहते हैं या ये पूछते हैं कि गर्व से क्यों कहें हिंदू, उनको लांछित करने की कोशिश की, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। वैसे ही यहाँ ओवैसी की पार्टी के नेता ने ये जो मुसलमानों की कैटेगरी बनाई है उसमें राजनीतिक तौर पर दिखाकर उन्हें अपमानित करने की कोशिश की कि जो कांग्रेस से जुड़े हैं वो जूते चाटते हैं, बीजेपी से जुड़े मुसलमान जूते खाते हैं। अब ये जो दोनों तरह के, और इनकी बड़ी संख्या है, ओवैसी की पार्टी के साथ कितने मुसलमान जुड़े हैं, बहुतेरे मुसलमान, बहुसंख्यक मुसलमान इन्हीं पार्टियों के साथ जुड़े हैं, कांग्रेस या कांग्रेस जैसी विचारधारा वाले या जो हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं, उनके साथ ज़्यादा मुसलमान जुड़े हुए हैं। और उनको ये कहना कि जूते चाटते हैं ये बहुत ही अपमानजनक है। तो इस तरह से बंटवारा नहीं होना चाहिए। बीजेपी से जुड़े मुसलमानों को भी जूते खाने की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, बीजेपी के में जो मुसलमान हैं वो मुसलमानों की पीड़ा को नहीं समझते हैं। वो अवसरवादी, घनघोर अपॉर्चुनिस्ट मुसलमान हैं जो केवल कुर्सी, सत्ता के लिए बीजेपी के साथ हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि बीजेपी मुसलमानों को किस तरह से परेशान कर रही है, मॉब लिंचिंग में सहयोग दे रही है, उनके घर में बुलडोजर चला रही है। और इस कैटेगरी में आप शहनवाज हुसैन को डाल सकते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी को डाल सकते हैं, और एक वो आरिफ मोहम्मद खान थे जो कभी बहुत प्रोग्रेसिव होते थे, अब बीजेपी की गोद में बैठकर बीजेपी के गुणगान करते रहते हैं और दूसरी पार्टियों को परेशान करते रहते हैं, गवर्नर बन गए हैं इसलिए। तो उस तरह के भी अपॉर्चुनिस्ट नेता हैं जो पहले बीजेपी में नहीं थे, बाद में भी बीजेपी से जुड़े। एमजे अकबर को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से वो एक कैटेगरी है जो मुस्लिम विरोधी भी है, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को उस खाते में रखना ठीक नहीं होगा। तो मेरी समझ से अगर मुसलमानों का बंटवारा करना है तीन ही कैटेगरी में, तो उन्हें इस तरह से बांटना चाहिए कि पहले जो मुसलमानों का वर्ग है वो उन मुसलमानों का है जो इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखते हैं और जो मानते हैं कि इस देश का वही विचार और वही पार्टियां बेहतर बना सकती हैं जो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती हैं, उससे लड़ाई लड़ती हैं, उसके खिलाफ खड़ी हैं। ये वर्ग जो है वो शिक्षा हासिल करके सब भाईचारा, दूसरे धर्मों और संप्रदायों के साथ मिलकर आगे बढ़ने में यकीन रखता है और जो समाज के कमज़ोर तबकों के लिए लड़ाई भी लड़ता है। यानी इस वर्ग में ऐसे लोग हैं जो अम्बेडकरवादी हैं, जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ खड़े होना ज़रूरी समझते हैं। वो ये पहली कैटेगरी और सबसे बेहतरीन कैटेगरी यही है मुसलमानों की। निश्चित रूप से इनमें बड़ी संख्या में इस तरह के मुसलमान हैं। एक दूसरे मुसलमान हैं जो खाए पिए हैं। मुसलमानों में भी अपर कास्ट है एक, वो अपर कास्ट भी इसमें है। अपर कास्ट होने के नाते उनके अपने जो हित हैं वो
इसमें है कि कैसे वर्चस्व बनाए रखें, मुसलमानों के बीच में अपनी सत्ता को कायम रखें, और जो पसमानदा हैं, निचले गरीब और पिछड़ी जातियों के मुसलमान हैं, वो उनके सामने सिर न उठाने पाए, इसकी राजनीति करते हैं। और ये जो मुस्लिम कट्टरपंथी राजनीति है उसकी लीडरशिप भी इनके हाथ में होती है। इनकी सोच सांप्रदायिक होती है, कभी दबी छुपी होती है और कभी खुल्लम खुल्ला होती है, जैसे ओवैसी की है। इस तरह की सोच होती है। और ये इनमें एक बड़ा वर्ग अवसरवादी भी होता है जो किसी भी पार्टी में जा सकता है, बीजेपी में भी जा सकता है, ओवैसी के साथ भी जा सकता है, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में भी जा सकता है। और ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से फ़ायदा उठाते हैं, अपने को मजबूत बनाते हैं। फिर तीसरे तरह का मुसलमान वो होता है जो बहुत कमज़ोर है, पिछड़ा है, जिसे अपने भले बुरे की उतनी समझ नहीं है और जो अक्सर बहकावे में आ जाता है। मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति के लिए ये तबका मुसलमानों का एक चारे की तरह होता है और उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है और फेंक दिया जाता है। ओवैसी इस वर्ग को टारगेट करते हैं। इनके ये गरीब तबका, ये विपन्न तबका, इस पर हर तरफ से अटैक होते हैं। जो मुसलमानों के अपर कास्ट हैं वो भी अटैक करते हैं, हिंदू धर्म के जो अपर कास्ट हैं और मझोली जातियां हैं वो भी इन पर अटैक करती हैं। ये चारों तरफ से घिरा हुआ समुदाय है और बहुत कमज़ोर है, बहुत उत्पीड़ित है, उस तरह का समुदाय है। इसमें अशिक्षा है, अनपढ़ता है और क्राइम रेट भी इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि वो समझदारी भी नहीं है। तो ये एक वर्ग होता है जिसका इस्तेमाल राजनीति में किया जाता है बहकाकर, और ये हिंदू मुसलमान राजनीति में जो मुस्लिम लीडरशिप है जमकर करती है, इनका इस्तेमाल करती है। जिस तरह से जो सवर्ण राजनीति है हिंदुओं की, वो पिछड़ों और दलितों का इस्तेमाल करके अपने आप को मजबूत करती है, उसी तरह से ये राजनीति भी काम करती है। तो मोटे तौर पर ये तीन कैटेगरी हो सकती हैं मुसलमानों की। और भी कैटेगरी बनाई जा सकती हैं विभिन्न आधारों पर, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रुझानों के आधार पर बना सकती हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के आधार पर बनाई जा सकती हैं। तो समाजशास्त्र तो और भी इन्हें विभिन्न तरह से बांटेगा, महिलाओं के मामले में भी बांटेगा। जो बहुत अच्छे से शिक्षित लोग हैं उनका सोच दूसरा है, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में अच्छा कर रहे हैं, तमाम क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी मुसलमानों की एक कैटेगरी हो सकती। तो बहुत कैटेगरी तो बन सकती है, लेकिन ये तीन कैटेगरी में अगर आप पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो जो कॉन्टेक्स्ट ओवैसी की पार्टी के नेता ने भी रखा है, तो ये तीन कैटेगरी हो सकती हैं। अब आप ये देखिए, समझ लीजिए कि ये ओवैसी और उनकी पार्टी की राजनीति इसमें से किस वर्ग का इस्तेमाल करके कैसे अपने को आगे बढ़ा रही है। हमने देखा कि अभी कुछ समय से ओवैसी की पार्टी को थोड़ा सा ज़्यादा समर्थन मिलना शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो जो मुसलमानों का एक वर्ग है जो जिसे लग रहा है कि जो मध्य मार्गी पार्टी हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस वगैरह, उनका उतना ध्यान नहीं दे पा रही हैं, और जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि अब कोई मुस्लिम लीडर हो तो उससे हमें लाभ मिल सकता है, वो ओवैसी की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन ये एक आत्मघाती राजनीति है, क्योंकि जितना ओवैसी मजबूत होंगे उतना बीजेपी भी मजबूत होगी। ये इन दोनों के बीच का संबंध है कि जितना ओवैसी एग्रेसिव होंगे, जितने मजबूत होंगे, उतना बीजेपी को एंटी मुसलमान पॉलिटिक्स करने में कामयाबी हासिल होगी। इसीलिए उनके लिए अगर बेहतर विकल्प है तो वही पार्टियां हैं जो हिंदू मुसलमान की राजनीति के खिलाफ खड़ी हैं, जो हिंदू की भी पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं, जो मुसलमानों की भी पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं। और ये जो वर्गीकरण ओवैसी की पार्टी ने दिया है उसको पूरी तरह से खारिज करके उन्हें अपने दूसरे तरह की परिभाषाओं की तरफ देखना चाहिए कि क्या वो उस जूते चाटने, जूते खाने वाली कैटेगरी में रखा जाना पसंद करेंगे, या फिर वो देखना चाहेंगे कि भविष्य के भारत में उनका क्या स्टेक होगा, भविष्य के भारत के निर्माण में वो किस तरह से योगदान दे सकते हैं, या फिर ये जो दोनों पार्टियां कर रही हैं
भविष्य के भारत में खून खराबे की पटकथा लिख रही हैं और नफरत और हिंसा की राजनीति कर रही हैं, क्या वो उस राजनीति में शामिल होकर अपना और नुकसान करेगी? ये समझदारी एक राजनीतिक परिपक्वता की डिमांड करता है मुस्लिम समुदाय से, जो इस तरह के या उस तरह के दोनों तरह के बहकावे या उकसावे से बचकर अपने लिए रास्ता चुने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।